अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, इसका आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तो मानव समाज के विकास पर मार्क्स के ऐतिहासिक एवं भौतिकवाद की व्याख्या क्या है। तो हम कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद देख लेते हैं क्या है। समाज के विकास का इतिहास की गति की व्याख्या करने के लिए मार्क्स ने हीगल द्वंद्व न्याय का प्रयोग किया। कौन से द्वंद्व न्याय का प्रयोग किया? हीगल के द्वंद्व न्याय का प्रयोग किया। इस प्रकार द्वंद्वात्मक विधि द्वारा इतिहास की व्याख्या को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? द्वंद्वात्मक विधि द्वारा जो इतिहास की व्याख्या की उसे हम ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। जिस प्रकार तत्व मीमांसा के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक न्याय यंत्रवादी व्याख्या का खंडन करता है, उसी प्रकार मानव समाज की यंत्रवाद व्याख्या की भी यह सिद्धांत कटु आलोचना करता है। अब देख लेते हैं कि मानव समाज का विकास क्या है। तो समाज में सदैव विरोधी वर्ग रहे। समाज क्या है? तो समाज में जो लोग रहते हैं, जो जो वर्ग रहते हैं, वो सब एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। इतिहास के अनुसार इन विरोधी वर्गों के मुख्य रूप 3 हैं। एक दास प्रथा वाला समाज, एक सामंतशाही समाज और पूंजीवादी समाज। मार्क्स के अनुसार केवल साम्यवादी समाज में ही इनका संवाद हो सकता है। सामाजिक विकास के आर्थिक आधार भी 2 हैं, उत्पादन की शक्तियाँ और आर्थिक संबंध। प्रथम है, इसमें यंत्र इत्यादि आते हैं। द्वितीय में स्वामित्व तथा वितरण इत्यादि की प्रथाएं आती हैं। उत्पादन की यंत्रों के विकास के साथ साथ समाज की व्यवस्था में परिवर्तन होते हुए है। और प्रारंभ में समाज आखेट की दशा में था, कृषि के यंत्रों के आविष्कार के साथ वह कृषि की दशा में है। पहले कोई काम ही नहीं था तो शिकार करते थे लोग, लेकिन जब से खेती हुई तो खेती में जुट गए लोग। फिर जैसे जैसे टेक्निक और आगे बढ़ती चली गई, औद्योगिकरण का सूत्रपात हुआ, वैसे ही लोग सिक्कों, बैंक इत्यादि आदि में साथ साथ समाज में और भी महत्वपूर्ण परिवर्तन। सबसे पहला सोपान है कि दास प्रथा वाला समाज। तो ये पहला सोपान है या ये पहली विशेषता है। इस विकास क्रम का प्रथम सोपान है दास प्रथा वाला समाज। मानव समाज की प्रारंभिक अवस्था में, जिसको मार्क्स ने प्रारंभिक साम्यवाद कहा है, समाज में समूहात्मक जीवन था। अब इसकी हेडिंग से ये स्पष्ट हो जाते कि दास प्रथा वाला समाज, यानी कि जो दासगिरी करते थे, जो चाकरी करते थे, वो लोग, वो समाज है। तो लोग कम थे, मनुष्य के संग्रह की भावना ना थी, परंतु जब मनुष्य एक दिन के परिश्रम से मिले शिकार को कई दिन तक खाने लगा, तब संग्रह की प्रवृत्ति उन्हें समझ में आई। वस्तुओं का स्वामित्व के साथ साथ ही मनुष्य पर भी स्वामित्व का भी प्रचार हुआ कि जैसे जैसे कहा कि ये वस्तु हमारी है, उसी प्रकार से कहा कि ये नौकर हमारा, ये बंदा हमारा है, क्योंकि इन दासों को वस्तुओं के प्राप्त करने में सहायता मिलती। इसी प्रकार समाज में स्वामी वर्ग और दास वर्ग दोनों बन गए। मतलब एक नौकर बन गया, एक मालिक बन गया। तदनुसार स्वामी नीति का जो आविर्भाव हुआ, स्वामी नीति थी, दासों का शोषण दास नीति थी। स्वामी की सेवा, स्वामी और दास दोनों की जीवन में जमीन आसमान का भेद था। आप समझ ही गए होंगे कि दास। अब सामंतशाही समाज, अब ये समाज कौन सा है? कालांतर में स्वामियों को, दासों को भी कुछ अधिकार देने पड़े। तब पहले क्या था कि जो मालिक है तो वही करते थे, लेकिन कुछ अधिकार अब नौकरों को भी देने पड़े, मतलब दासों को भी देने पड़े। तो ये सामंतशाही समाज बन गया। उनको भूमि पर कुछ स्वामित्व मिला, परंतु उसकी उपज का अधिकांश भाग अभी भी स्वामी जी खाते थे। यह सामंतशाही अवस्था का सूत्रपात था। इस समाज में भी 2 विरोधी वर्ग थे, प्रजा और भूपति, यानी कि समाज और उनका स्वामी। क्रमशः यह सामंत तथा जटिल होती गई। सामंतों के अधीन सामंत होने लगे और उनके ऊपर राजे या चक्रवर्ती होने लगे। परिश्रम प्रजार्जन करते थे, उसका लाभ उसे सामंत राजा उठाते थे। राजा तथा सामंत के बीच इन अधिकारों की पुष्टि करनी थी, धर्म का सहारा लिया। इस प्रकार धार्मिक नीति शास्त्र का जन्म हुआ। स्वर्ग नरक की कल्पना की गई। ईश्वर धर्म सम्राट माना गया, जिसके अधीन अनेक देवी देवता थे। प्रजाजन को इस ईश्वर की भक्ति करना और अपनी आस्था को उसी को प्रसाद समझकर संतोष करना सिखाया। तो राजा को अधिकार ईश्वर ने ही दिए थे, राजा को सामंतों से अधिकार मिलते थे। इस तरीके से लिखना। फिर है पूंजीवादी समाज। तो सामंत और प्रजा वर्ग का विरोध बढ़ता भी चला गया। इस संघर्ष ने सामंतशाही की जो जड़ें हैं वो ढीली कर दी। इधर उत्पादन की शक्तियों में भाप का आविष्कार हुआ। भाप के इंजनों में कल कारखाने चलने लगे। इससे श्रमिक या मजदूर वर्ग बना। सामंतशाही छोड़कर उद्योग धंधों के क्षेत्र में होता रहा। उनमें पूंजीपति या मिल मालिक वर्ग बन गए।
इनके साथ सफ़ेद पोष वर्ग माध्यम के बाबू दुकानदार इत्यादि भी मिल गए, अतः समाज में फिर से दो परस्पर विरोधी बन गए। अब इसकी आलोचना, विरोधाभास। मार्क्स की भौतिकवादी व्याख्या में कई ऐसी समस्याएं खड़ी हैं, विरोधाभास यानी कि उल्टा बोलना, जिसका समाधान उनके दर्शन में कहीं नहीं मिलता। तो मार्क्स की भौतिकवादी व्याख्या कई ऐसी समस्याएं खड़ी कर देती है कि जिनका समाधान उनके दर्शन में नहीं मिलता। मार्क्स वैसे तो मानव यरमा को यंत्रवादी व्याख्या से बचाना चाहते हैं, परंतु जब वह यह कहते हैं कि सारे सामाजिक संबंध उत्पादनों के साधनों द्वारा निर्धारित होते हैं, तो एक विरोध सा लगता है, विरोधाभास सा लगता है। यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है कि मशीनें इस बात पर निर्णय करें कि मानव को कैसे संबंध बनाने तथा कैसे समुदाय बनाए जाएंगे। इससे मानव की मानवता तथा उसकी क्षमता बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। क्या मार्क्स यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने भौतिक आर्थिक परिवेश की ही पैदावार है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं? अन्य तत्वों, मार्क्स ने आर्थिक तत्वों को इतिहास का निर्धारक बताकर अनुचित सरल दोष पैदा किया। मानव इतिहास बड़ा जटिल है, जिसमें कई प्रभावशाली शक्तियां कार्य कर रही हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इतिहास में मिल जाते यंत्रों, काम, ईर्ष्या, धार्मिक जोश, धन प्रसारण अभियानों, सत्ता, हथियार तथा शक्ति प्राप्त करके लोलुपता के तथा ऐसे ही अनेक कारणों की सभ्यताएं ध्वस्त होती चली। इस तरीके सदैव ही संघर्ष के पूर्व अच्छी व्यवस्था का जन्मदाता नहीं, तो ये क्या बुराई है? इस बात का संशयास्पद है कि जब भी इतिहास में कोई महान परिवर्तन आते हैं, तो वह सदा पहली वाली अवस्था से अच्छी अवस्था को जन्म देते हैं। तो इस तरीके से इसको लिख देना। मार्क्स के आर्थिक तत्वों के आधार बनाकर समाज की भौतिकवादी व्याख्या करना चाहते हैं, परंतु कार्ल मैनहीम का कथन ऐतिहासिक भौतिकवाद तो केवल नाम का ही भौतिकवाद है, और यह भी सही है कि यह तथ्य बार बार स्वीकार करने पर भी आर्थिक क्षेत्र अंतिम विश्लेषण करने पर मानसिक अभिव्यक्तियों की संरचना न्यून सम्मतता ही तो है। वास्तव में मैनहीम का कथन ठीक है। आधारभूत आर्थिक यंत्र सुतथ रूप से तंत्र ही तो हैं, और तंत्र बनना मानसिक क्रिया से संबंधित है। इसलिए यह प्रत्यक्ष रूप बन जाता है तथा अर्थव्यवस्था को समाज निर्धारण का तत्व मानने से प्रत्यक्षवाद की ओर फिसल जाता है। तो इस तरीके से